बच्चों हम विस्तास बुक का चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, द एनिमी। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था स्टोरी में कि जो डॉक्टर सदाव और उनकी वाइफ थी हना, उनको अपने घर के बाहर एक अमेरिकन मिलता है जो कि इंजर्ड है, उसके खून बह रहा है और डॉक्टर सदाव और हना डिसाइड करते हैं कि वो उसे अपने घर में ले जाएंगे। और डॉक्टर सदाव जो कि एक बहुत फेमस सर्जन है, वो तुरंत समझ जाते हैं कि इसका घाव बहुत गहरा है और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो वो नहीं बचेगा, वो मर जाएगा। और बच्चों लास्ट में हमने पढ़ा था कि डॉक्टर सदाव और हन्ना डिसाइड करते हैं कि जो घर में सर्वेंट्स हैं उनके साथ जो रह रहे थे, वो उन सर्वेंट्स को सबको बता देंगे, सबको इन्फॉर्म कर देंगे कि इस तरह से उन्हें एक अमेरिकन मिला है और उसे वो अपने घर में लेकर आए हैं। तो बच्चों अब आगे स्टोरी में क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen। तो बच्चों लास्ट में हमने पढ़ा था कि इनके घर में जो एक केयर टेकर थी यूमी, जो कि बच्चों का ध्यान रखने के लिए रखी गई थी, तो हन्ना जो थी वो यूमी के पास जाती है और यूमी को अपने साथ चलने के लिए कहती है। तो जो हन्ना है वो लेड द वे यानी वो आगे आगे जा रही थी, बहुत क्विकली तेज़ी से, लेकिन सॉफ्टली, मतलब कि बिना ज़्यादा आवाज़ किए हुए बहुत सॉफ्टली वो जाती है। कहाँ तक? किचन तक जाती है। The two servants were frightened at what their master had just told them। तो किचन में वहाँ पे पहले से ही दो सर्वेंट थे और इन सर्वेंट्स को डॉक्टर सदाव ने बता दिया था अमेरिकन के बारे में। यही डिसाइड किया था उन दोनों ने कि हन्ना बताएगी यूमी को और जो डॉक्टर सदाव है वो बाकी सर्वेंट्स को बताएंगे। तो डॉक्टर सदाव ने उन सर्वेंट्स को बता दिया था किस तरह से एक अमेरिकन है जिसे हम अपने घर लेके आए हैं। तो जब ये दोनों हन्ना और यूमी किचन में पहुँचती हैं तो वहाँ वो दो सर्वेंट्स पहले से मौजूद थे। तो वो दोनों सर्वेंट्स बहुत ज़्यादा फ्राइटन यानी डरे हुए थे एट वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। किस बात से? उस बात से जो कि उनके मास्टर, कौन थे इनके मास्टर? डॉक्टर सदाव। तो जो डॉक्टर सदाव ने उन सर्वेंट्स को बताया था उस अमेरिकन के बारे में, वो सुनने के बाद वो दोनों सर्वेंट बहुत डरे हुए थे। The old gardener, who was also a house servant, pulled the few hairs of his upper lip। अब बच्चों वो भी बहुत डरे हुए हैं क्योंकि एक तरह से ये अपने देश के साथ गद्दारी वाली बात थी कि आप अपने एनिमी सोल्जर को अपने घर पे लेकर आए हो और आप उसका उपचार कर रहे हो, उसको ठीक कर रहे हो। तो वो भी बहुत डरे हुए थे कि अगर हमारे देश की आर्मी को पता चल जाएगा तो हमारे साथ कैसा बिहेव किया जाएगा। तो वहाँ पे एक ओल्ड गार्डनर भी था, एक गार्डनर था जो कि बहुत ओल्ड था और वो गार्डनिंग के अलावा घर का और काम भी किया करता था। तो एक हाउस सर्वेंट भी था। तो वो भी इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि समझ नहीं पा रहा कि क्या करे, कैसे रिएक्ट करे। तो वो अपने अपर लिप पे जो उसके थोड़े बहुत हेयर थे उन्हें वो पुल करता है, यानी वो बहुत टेंशन में है, सोच रहा है क्या करें, कैसे करें। तो इस तरह से वो डरा हुआ है। The master ought not to heal the wound of this white man, he said bluntly to Hannah। तो वो अपने मास्टर यानी डॉक्टर सदाव से तो कुछ नहीं कह पाया जब उन्होंने बताया, लेकिन अब जब हन्ना और यूमी वहाँ पर आती हैं तो वो गार्डनर हन्ना से कहता है, और कैसे? ब्लंटली यानी बिल्कुल साफ शब्दों में, बिल्कुल सीधे सीधे, बिल्कुल क्लियरली वो कह देता है। वो क्या कहता है कि मास्टर को उस वाइट मैन, उस अमेरिकन के घाव को हील नहीं करना चाहिए, हमारे मालिक को उस अमेरिकन का इलाज नहीं करना चाहिए। वो बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में हन्ना से कह देता है। द वाइट मैन ought to die। आगे वो अपनी बात कहता है कि उस अमेरिकन को तो मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट। अब उसने, डॉक्टर सदाव ने पूरी बात बताई थी कि क्या क्या उसको चोट लगी है, कि क्यों वो उसको अपने घर लेके आए हैं, तो इसको भी अब पूरी बात पता है। तो वो कह रहा है कि पहले उसको उस पर गन चलाई गई, पहले उस पर गोली चलाई गई, देन द सी कॉट हिम, और उसके बाद समुद्र ने उसको पकड़ लिया, एंड वुंडेड हिम विथ हर रॉक्स, और फिर समुद्र ने इस इंसान को घायल कर दिया था अपनी नुकीली चट्टानों से। इफ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। तो ये गार्डनर कहता है कि अगर हमारे मालिक ने उन वुंड्स का, उन घावों का इलाज किया, जो कि घाव किसने किए थे? सी ने किए थे और गन ने किए थे। तो वो गार्डनर कहता है कि पहले गन ने इसको घायल किया, फिर सी ने इसको घायल किया, और हमारे मालिक इसका इलाज करना चाहते हैं, इसके घावों को हील करना चाहते हैं। तो अगर मालिक ने ऐसा किया तो फिर दे आया है किसके लिए? गन और सी के लिए। तो कह रहा है कि गन ने और सी ने इसे घायल किया है, तो अगर हमारे मास्टर इसका इलाज करेंगे तो गन और सी मिलके क्या करेंगे? अपना रिवेंज, अपना बदला ले लेंगे।
तो उस गार्डनर की ये थ्योरी थी, वो कह रहा है कि ये तो इसको तो मर ही जाना चाहिए, इसको पहले गन से घायल किया गया, फिर समुद्र ने भी इसे घायल कर दिया और हमारे मालिक इसका इलाज करना चाहते हैं। अगर उन्होंने इन घावों को ठीक कर दिया तो ऐसे में गन और समुद्र जो है वो अपना बदला ले लेंगे। I will tell him what you say, हना रिप्लाइड कर्टियसली। तब हना भी नहीं समझ पा रही कि वो क्या जवाब दे इस बात का, तो वो बहुत ही कर्टियसली यानी बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही आदर रिस्पेक्ट के साथ वो कहती है कि ठीक है, जो तुम कह रहे हो वो बात मैं डॉक्टर सदाव तक पहुंचा दूंगी, वो बात मैं तुम्हारे मास्टर को बता दूंगी। But she herself was also frightened, although she was not superstitious as the old man was। तो उसने कह तो दिया हना ने कि ठीक है मैं बता दूंगी, लेकिन वो खुद भी बिल्कुल वैसे ही डरी हुई थी जैसे कि बाकी सर्वेंट्स डरे हुए थे, क्योंकि ये सच में बहुत बड़ी बात थी कि आप अपने एक एनिमी देश के सोल्जर को आप आपने अपने घर पे रखा हुआ है और आप उसका इलाज करने जा रहे हो, उसको ठीक करने वाले हो। तो हना भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन वो उस ओल्ड मैन की तरह, वो जो ओल्ड गार्डनर था उसकी तरह हना सुपरस्टिशियस नहीं थी। सुपरस्टिशियस कहते हैं अंधविश्वासी। तो वो जो गार्डनर था उसका ये अंधविश्वास था कि अगर मालिक ने, उनके मास्टर डॉक्टर सदाव ने उस गन के घाव को और सी के द्वारा किए गए घाव को ठीक कर दिया तो वो दोनों अपना बदला लेंगे। तो ये उसका अंधविश्वास था, उसका सुपरस्टिशन था। तो जो हना है वो डरी हुई तो थी, लेकिन वो गार्डनर की तरह सुपरस्टिशियस नहीं थी। गार्डनर की तरह वो इस तरह की बातों पे विश्वास नहीं करती थी। Could it ever be well to help an enemy? तो हना यही सोच रही थी कि अगर आप अपने एनिमी की हेल्प कर रहे हो, वो व्यक्ति जो कि आपके दुश्मन देश का नागरिक है, आप उसकी हेल्प करना चाहते हो, आप उसकी जान बचाना चाहते हो, तो क्या ऐसा करना कभी भी आपके लिए अच्छा साबित होगा? Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was। तो हना के माइंड में भी दोनों बातें चल रही हैं कि क्या करे, लेकिन फिर भी वो यूमी से कहती है कि वो गर्म पानी फैच यानी लेकर आए और उस रूम में रख दे जहाँ पे वाइट मैन लेटा हुआ था, जहाँ उस इंजर्ड अमेरिकन को लेटाया गया था, वहाँ वो गर्म पानी लेकर आए। She went ahead and slide back the partitions। इतना कह के हना जो है वो आगे आगे जाती है उस रूम तक जहाँ पे वो अमेरिकन लेटा हुआ था, और वहाँ जाने के बाद जो पार्टीशंस थे, पार्टीशन यानी जो गेट था, जिस गेट के द्वारा उस रूम को पार्टीशन किया गया था, अलग किया गया था, उस गेट को वो फिर से स्लाइड बैक कर देती है, स्लाइड करके खिसका के बंद कर देती है। सदाव वॉज नॉट येट देयर। तो अंदर जाके वो देखती है कि सदाव रूम में अभी तक नहीं आया था। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट। अब हना के पीछे पीछे यूमी भी आई थी और वो गर्म पानी लेकर आई थी बकेट में यानी बाल्टी में। तो उस अपनी वुडन बकेट, उस लकड़ी की बकेट, लकड़ी की बाल्टी को वो नीचे रख देती है जिसमें वो गर्म पानी लेकर आई थी। Then she went over to the white man। बाल्टी रखने के बाद यूमी उस white man, उस अमेरिकन के पास जाती है। When she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness। और जैसे ही वो देखती है कि यहाँ एक अमेरिकन लेटा हुआ है जो कि घायल है, उसको देखते ही यूमी के जो लिप्स थे उन लिप्स को वो क्या कर लेती है, फोल्ड कर लेती है। कैसे? स्टबर्ननेस में। स्टबर्ननेस कहते हैं दृढ़ निश्चय। तो उस अमेरिकन को देखते ही यूमी की फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं और फिर से उसको लगता है कि ये तो हमारा एनिमी है, ये तो शत्रु है, हम इसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल दृढ़ निश्चय से अपने लिप्स को फोल्ड कर लेती है और क्या कहती है, आई हैव नेवर वॉच्ड अ वाइट मैन। वो कहती है कि मैंने कभी भी किसी वाइट मैन, किसी अमेरिकन को वॉश नहीं किया है। एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ। और वो कहती है कि और इस आज अभी मैं इतने डर्टी व्यक्ति को मैं अभी भी वॉश नहीं करूँगी। तो कहती है कि इससे पहले मैंने कभी किसी अमेरिकन को वॉश नहीं किया और अभी भी मैं इसे वॉश नहीं करूँगी, जो कि एक अमेरिकन भी है और साथ में इतना डर्टी भी है। तो वो बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ अपनी बात कहती है। वो डिसाइड कर चुकी है कि वो बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी इस काम में और वो अपना डिसीजन हना को सुना देती है।
हना क्राइड एट हर सिवरली। तो ये सुनते ही हना को बहुत गुस्सा आता है कि यूमी तो उसकी सर्वेंट है, तो वो उसके ऑर्डर को मना कैसे कर सकती है, अपनी अपनी बात को डिसाइड करके वो कैसे बता सकती है। उसको तो हर वो काम करना चाहिए जो कि उसके मालिक यानी कि डॉक्टर सदाव और हना उसको ऑर्डर करे, तो वो उनका ऑर्डर मानने से मना कैसे कर सकती है। तो हना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सिवरली यानी गुस्से से चिल्ला के कहती है, यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड्स यू। वो यही बात कहती है कि तुम्हें वही काम करना होगा जो कि तुम्हारे मालिक तुम्हें ऑर्डर देते हैं, क्योंकि तुम यहाँ पे सर्वेंट हो, तो तुम्हें जो ऑर्डर मिलता है तुम्हें वो ऑर्डर मानना पड़ेगा। There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round dull face that Hana felt unreasonably afraid। तो हना को गुस्सा बहुत आता है। गुस्से में वो कह तो देती है कि तुम सर्वेंट हो, तुम मना कैसे कर सकती हो, तुम्हें अपने मालिक के ऑर्डर मानने ही पड़ेंगे। लेकिन फिर वो क्या देखती है कि जो यूमी का राउंड फेस था जो कि डल था, उस फेस पे कैसा लुक है, फियर्स कहते हैं खतरनाक, एक भयानक लुक था। और किस चीज़ का लुक, रेसिस्टेंट यानी विरोध का। यानी यूमी के फेस को देख के हना समझ गई कि यूमी बिल्कुल नहीं मानेगी और वो बिल्कुल डिटरमिन्ड है, वो उसने डिसाइड कर लिया है कि वो हेल्प नहीं करेगी। तो उसके फेस को देख के हना समझ गई कि ये बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड है अपनी इस बात में कि वो इस वाइट मैन को, इस अमेरिकन को वॉश नहीं करेगी और वो हर ऑर्डर का विरोध करेगी। तो ये देख के हना जो है अब वो थोड़ी सी डर जाती है। तो अभी तक तो हना को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने गुस्से में यूमी को चिल्ला के भी ये बात बोली कि तुम सर्वेंट हो, तुम मना नहीं कर सकती। लेकिन जब उसने देखा कि यूमी के फेस पे एक ऐसा लुक है जिसको देख के हना समझ गई कि ये बिल्कुल बात नहीं मानेगी, ये डिटरमिन्ड है, ये फर्म है कि ये अमेरिकन को वॉश नहीं करेगी, तो अब हना थोड़ी सी डर जाती है। After all, if the servant should report something that was not as it happened, और उसे किस बात का डर था, वो डर जाती है कि कहीं ये जो सर्वेंट्स हैं घर में, इन्होंने कहीं जाकर रिपोर्ट ना कर दें, ये कहीं जाके हमारे देश की आर्मी को ना बता दें उस चीज़ के बारे में जो कि एक्चुअल में हुई ही नहीं। यानी कि इन्होंने तो सिर्फ क्या किया है, इनको अपने घर के बाहर एक इंजर्ड अमेरिकन मिला, उसको ये घर में लेकर आए हैं और उसे ठीक करना चाहते हैं। लेकिन अब हना को डर लग रहा था कि कहीं ये सर्वेंट जाके आर्मी से झूठ ना बोल दे, कोई ऐसी बात ना कह दे जो कि एक्चुअल में हुई ही नहीं है, कहीं ये ऐसा ना कह दें कि हम भी अमेरिका से मिले हुए हैं या कोई भी ऐसी बात जो कि एक्चुअल में नहीं हुई है। इसीलिए हना थोड़ी सी डर गई। वेरी वेल शी सेट विद डिग्निटी। तो पहले तो हना को बहुत गुस्सा आया, फिर वो थोड़ी सी डर गई थी, अब वो अपने आप को संभालती है और डिग्निटी के साथ, डिग्निटी यानी विथ रेस्पेक्ट, तो रेस्पेक्ट के साथ, कर्टसी के साथ अब वो यूमी से कहती है, ठीक है, यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो डैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर। तो अब हना भी समझ आती है कि यूमी को वो इस तरह डांट के कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि यूमी जाके शिकायत कर सकती है, कंप्लेन कर सकती है, उनकी रिपोर्ट कर सकती है, तो उसे यूमी को अपने कॉन्फिडेंस में लेना ही होगा। तो वो यूमी से फिर बहुत ही डिग्निटी के साथ, रेस्पेक्ट के साथ बात करती है और कहती है कि यूमी तुम समझो हम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। तो कहती है कि यूमी हम इसे यहाँ सिर्फ इसलिए लाए हैं ताकि हम इसे इसकी सेंसेस में ला सके, यानी ये जो घायल है, बेहोश है, हम इसको सिर्फ होश में लाना चाहते हैं, इसका घाव ठीक करना चाहते हैं, ताकि जब ये ठीक हो जाए तो इसे हम प्रिजनर के रूप में हमारे देश की आर्मी को सौंप सके। तो वो जो उसने और डॉक्टर सदाव ने डिसाइड किया था, वही बात वो यूमी को बताती है कि यूमी हम इसे यहाँ सिर्फ इसलिए लाए हैं ताकि इसका घाव हम ठीक कर सके, इसे होश में ला सके और फिर इसे हम हमारे देश की आर्मी को प्रिजनर की तरह, कैदी की तरह हम इसे सौंप सके। I will have nothing to do with it, यूमी said। तो यूमी अभी भी बिल्कुल डिटरमिन है, वो बिल्कुल अपने एनिमी की हेल्प नहीं करना चाहती। तो वो कहती है कि आपका जो भी प्लान हो उस प्लान का मुझसे कोई मतलब नहीं है। I am a poor person and it is not my business। तो कहती है कि मैं तो बहुत गरीब हूँ और ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम यहाँ पे सिर्फ आपके बच्चों की देखभाल करनी है, आपने मुझे उसी के लिए हायर किया है, ना कि आप किसी को भी घर में ले आओ और आप मुझसे कहो कि मैं उसे वॉश करूं, ये मेरा काम नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ बच्चों के काम के लिए, बच्चों की टेक केयर करने के लिए आती हूँ।
देन प्लीज हना सेड जेंटली रिटर्न टू योर ऑन वर्क। तब हना बिल्कुल समझ गई है कि यूमी बिल्कुल नहीं मानने वाली है, वो बिल्कुल हेल्प करने को तैयार ही नहीं है, वो डिटरमिन्ड है। तो ऐसे में हना बहुत जेंटली उसको कहती है कि ठीक है, अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी तो तुम चली जाओ, और जो तुम्हारा काम है तुम अपना काम कंटिन्यू करो, तुम फिर से बच्चों के पास चले जाओ, तुम उन्हीं का ही ध्यान रखो। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम। तो ये सुनते ही यूमी रूम से चली जाती है, क्योंकि वो यही चाहती थी, वो उस वाइट मैन के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती और उसकी हेल्प वो नहीं करना चाहती। तो यूमी वहाँ से चली जाती है। बट दिस लेफ्ट हना विद द वाइट मैन अलोन। लेकिन अब यूमी के जाने से क्या हुआ, जो हना थी वो उस रूम में उस अमेरिकन सोल्जर के साथ अब वो अकेली थी। She might have been too afraid to stay had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हना थी वो इस अमेरिकन के साथ एक रूम में अकेले रहने से डरती थी। तो अभी भी वो अकेली थी, यूमी चली गई थी, सदाओ भी वहाँ नहीं था, तो वो अकेली थी और उसको अभी भी डर लगना चाहिए था कि वो अकेली इस अमेरिकन के साथ है। लेकिन उसको अभी डर क्यों नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके माइंड में अभी तक क्या था, एंगर था, गुस्सा था। और किस बात पे गुस्सा थी हना गुस्सा थी यूमी के दृढ़ निश्चय को देखकर, यूमी की जिद को देखकर। कितना कहने के बाद भी यूमी मान ही नहीं रही है, उस जिद को देखकर हना बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। और उसका जो गुस्सा था वो अभी भी सस्टेन कर रहा था, अभी भी उसी के साथ बना हुआ था। तो अपने गुस्से की वजह से उसका जो डर था कि वो एक अमेरिकन के साथ इस रूम में अकेली है, उसका डर तो दब गया था कहीं। और अभी उसके माइंड में सबसे ज़्यादा जो फीलिंग थी वो थी गुस्से की, और वो गुस्सा थी यूमी के ऊपर। स्टूपिड यूमी, शी मटर फियर्सली। तो बहुत गुस्सा है यूमी पे कि यूमी एक सर्वेंट है और वो कैसे उनका ऑर्डर को मना कर सकती है, और समझाने के बाद भी नहीं मान रही है। तो अभी भी वो गुस्से में मटर यानी धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए, धीरे धीरे बोलते हुए कह रही है, स्टूपिड यूमी, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन। वो कह रही है कि यूमी कैसे मना कर सकती है, ये तो सिर्फ एक व्यक्ति, एक इंसान ही तो है। एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन, और एक ऐसा इंसान जो कि इस समय वुंडेड है, घायल है और बिल्कुल हेल्पलेस है, इसे हमारी मदद की ज़रूरत है, ये बेहोश है, घायल है और कितना ज़्यादा इसका खून बह रहा है। तो ऐसे में यूमी इसकी हेल्प करने के लिए कैसे मना कर सकती है। तो हना बहुत ज़्यादा गुस्से में है। In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered। अब वो क्या करती है, वो रूम में अकेली है और उसको पता है कि यूमी मना कर चुकी है, वो बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी। तो अब हना को लगता है उसे खुद को ही ये काम करना पड़ेगा। तो अब वो क्या करती है, अभी भी उसके मन में अपनी सुपीरियरिटी यानी अपनी श्रेष्ठता, वो चाहती है कि वो सुपीरियर है, क्योंकि यूमी उसकी सर्वेंट है और वो उसकी मिस्ट्रेस है, उसकी मालकिन है। तो वो अपनी सुपीरियरिटी दिखाना चाहती है कि अगर यूमी ने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, उसके बिना भी ये काम हो सकता है। तो अपनी सुपीरियरिटी के कन्विक्शन भी होता है दृढ़ निश्चय। तो वो इतनी ज़्यादा फर्म है अपनी सुपीरियरिटी शो करने के लिए कि वो क्या करती है, वो बैंड झुक जाती है। कैसे, इम्पल्सिवली यानी बिना सोचे समझे, यानी वो जो अमेरिकन वहाँ लेटा हुआ था उसके ऊपर वो झुक जाती है और क्या करती है, उन रग्स को वो अनटाई कर देती है। रग्स यानी रग्स कहते हैं कालीन, कारपेट। तो हमने पढ़ा था कि इस रूम में बेड नहीं था, फर्श पे ही जो थे वहाँ पे गद्दे या मैट्स बिछाई गई थी। तो वहाँ पे जो रग्स थे, वो रग्स जिसने इस वाइट मैन को कवर कर रखा था, उन रग्स को वो अनटाई करना स्टार्ट करती है, उन रग्स को वो खोलना स्टार्ट करती है। तो अब हना को लगता है कि उसे ही इस वाइट मैन को वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि यूमी मना कर चुकी है। तो वो खुद ये काम स्टार्ट कर देती है। वो वाइट मैन के पास में बैठ जाती है और झुक के सबसे पहले वो उन रग्स को हटाती है जिन रग्स से उस वाइट मैन को वहां कवर कर रखा था। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully। अब उसने वो सारे रग्स हटा दिए हैं, उसके वो कपड़े हटा दिए हैं, और जब उसने देखा कि अब उस अमेरिकन का ब्रेस्ट, उस अमेरिकन का सीना जो है वो बेयर हो गया है, उस पर कोई कपड़े नहीं हैं, तब वो क्या करती है, एक छोटा सा क्लीन टाल लेती है और उस टाल को वो डिप कर देती है। डिप यानी डुबो देती है, किसमें,
में, उस क्लीन, उस स्टीमिंग हॉट वाटर में, उस गर्म पानी में, जिस गर्म पानी को यूमी लेकर आई थी। तो वो जो यूमी गर्म पानी की बकेट लेके आई थी, उस बकेट में वो एक साफ क्लीन टाल को डिप कर देती है और फिर उस अमेरिकन के फेस को वो वॉश करती है बहुत केयरफुली, बहुत सावधानी से। तो जब यूमी मना कर चुकी है कि वो वॉश नहीं करेगी, तो हना को लगता है कि ये काम उसे ही करना पड़ेगा। तो वो एक टाल लेती है और उसे गर्म पानी में डिप करती है, डुबोती है और फिर उस अमेरिकन के फेस को वॉश कर देती है। The man's skin, though rough with exposure, was of a fine texture and must have been very blonde when he was a child. तो अब जब वो उसको साफ कर रही है, उसकी फेस को, उसकी स्किन को वो साफ कर रही है, तो वो देखती है कि उस व्यक्ति की जो स्किन थी वो अभी वैसे बहुत रफ हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा खुरदरी थी। और रफ क्यों थी? किसकी वजह से? एक्सपोजर की वजह से। एक्सपोजर होता है किसी के कांटेक्ट में आना। तो ये इतने टाइम से ओशन में था, फिर बीच पे लेटा रहा, तो उसकी स्किन पे जगह जगह मिट्टी लग रही थी, सैंड लग रही थी, तो उन सब की वजह से इसकी स्किन रफ हो चुकी थी। लेकिन फिर भी हना देखती है कि इसकी स्किन का जो टेक्सचर था वो बहुत फाइन था, बहुत अच्छी इसकी स्किन थी। और वो समझ जाती है कि जब ये एक बच्चा था, जब ये छोटा सा बच्चा होगा, तब ये बहुत ज़्यादा ब्लॉन्ड यानी बहुत ज़्यादा फेयर होगा। तो उसको देखते ही उसकी स्किन को साफ करते करते हना समझ जाती है कि जब ये छोटा बच्चा रहा होगा तब ये बहुत फेयर होगा और उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट थी, उसका टेक्सचर बहुत अच्छा था। वो थोड़ी बहुत रफ तो थी क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा डस्ट लग रही थी, डर्टी थी उसकी स्किन, लेकिन फिर भी उसका टेक्सचर बहुत अच्छा था। और हना समझ जाती है कि जब ये छोटा बच्चा था तब ये बहुत ही फेयर रहा होगा। While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. तो अब हना बैठे बैठे इन सभी विचारों को सोच रही है, उसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही हैं और अभी उसको वो व्यक्ति इतना अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि अब वो एक बच्चा नहीं था। तो पहले सोचती है कि जब ये बच्चा होगा तब कितना फेयर होगा, लेकिन फिर वो सोचती है कि अब ये बच्चा नहीं, अब ये बड़ा हो चुका है, तो अब उसे वो अमेरिकन इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो इन सारी बातों को दिमाग में सोचते सोचते वो उस अमेरिकन को वॉश करती रहती है जब तक कि उसकी पूरी अपर बॉडी क्लीन नहीं हो जाती। अपर बॉडी यानी जो हमारा ऊपरी भाग होता है, जो उसका ब्रेस्ट था, फेस था, ये पूरा पार्ट वो अच्छे से क्लीन कर देती है, अच्छे से वॉश कर देती है। बट शी डेड नॉट टर्न हिम ओवर। तो उसको वो ऊपर से तो पूरा वॉश कर देती है, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाती कि वो इसे टर्न करे। यानी हमने पढ़ा था पहले भी, इसे गोली कहाँ लगी थी? बैक पे, कमर पे लगी थी। तो जो घाव है जहाँ से खून बह रहा है वो कहाँ था? इसके बैक पे था, कमर पे था। तो यूमी ने उसको सामने से तो साफ कर दिया, सारी डस्ट हटा दी, सारी जितना भी दूसरी ये डर्टी था उसको पूरा तरह से क्लीन कर दिया, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये इसको टर्न कर सके, इसका घाव देख सके, इसके घाव को साफ कर सके। Where was Sadao? Now her anger was ebbing and she was anxious again and she rose, wiping her hands on the wrong towel. अब उसका काम हो चुका था, उसने इसे वॉश कर दिया था, क्लीन कर दिया था। तो अब अचानक उसे याद आता है कि सदाओ कहाँ है, इतनी देर हो गई, वो आया क्यों नहीं, वो कहाँ रह गया। और अब उसका जो एंगर था अब वो धीरे धीरे एबिंग यानी कम हो रहा था। अभी तक तो हना यूमी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, लेकिन अब उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा था। और जैसे उसका गुस्सा कम हो रहा था, वापस उसके अंदर डर बढ़ता जा रहा था। किस बात का डर? कि वो इस अमेरिकन के साथ इस रूम में अकेले है। तो हमने पढ़ा था चैप्टर में बच्चों पहले भी कि हना इस अमेरिकन के साथ एक रूम में अकेले रहने से डरती थी, लेकिन इतनी देर से वो अकेली थी क्यों? क्योंकि अभी उसके मन में डर तो कम था और गुस्सा ज़्यादा था। गुस्सा क्यों? वो यूमी पे गुस्सा थी, लेकिन अब उसका गुस्सा जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे उसका डर वापस बढ़ता जा रहा है कि वो इस अमेरिकन के साथ इस रूम में अकेले है। तो फिर से अब वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाती है, चिंतित हो जाती है, और फिर वो वहाँ से रोज़ यानी खड़ी हो जाती है। अब वो इतनी ज़्यादा चिंतित है, वो फिर से डर गई है, तो वो क्या करती है जल्दबाजी में,
वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टाल। अब उसको अपने हाथ पोंछने थे क्योंकि उसके हाथ गंदे हो गए थे। जब उसने इस अमेरिकन को वॉश किया, क्लीन किया, तो उसे अपने हाथ पोंछने थे, लेकिन वो इतनी एंशियस है, इतनी ज़्यादा डर गई है कि वो रॉन्ग टाल से हाथ अपने वाइप कर लेती है, अपने हाथ पोंछ लेती है। देन लेट्स द मैन बी चिल्ड शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम। और फिर उसे लगता है कि अब क्योंकि उसने इसको वॉश किया है, क्लीन किया है पानी से, तो उसे लगता है कि अब इसको वापस से ठंड लग रही होगी, फिर से इसको चिल्ड यानी कि ठंड लग रही होगी, तो वो उसको कवर कर देती है किसके साथ? एक रजाई के साथ। सदाओ शी कॉल्ड सॉफ्टली। और अब वो धीरे से आवाज़ लगाती है सदाओ को। He had been about to come in when she called। और सदाओ बिल्कुल रूम के गेट पे ही था, वो अंदर ही आने वाला था जब हना ने उसे आवाज़ लगाई थी। His hand had been on the door and now he opened it। तो उसके हाथ जो थे वो दरवाजे पे ही थे जब हना ने आवाज़ लगाई, और जैसे ही हना ने आवाज़ लगाई, सदाओ गेट खोल के अंदर आता है। She saw that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat। और जैसे सदाओ अंदर आया, हना देखती है कि सदाओ के हाथ में क्या है। सदाओ क्या लेके आया है? अपना इमरजेंसी बैग लेके आया है। वो इमरजेंसी बैग जो कि हर सर्जन के पास होता है, जहाँ पे सर्जरी का सारा सामान, सारे इक्विपमेंट्स उसमें बैग में रखे हुए होते हैं। तो वो बैग वो लेकर आया था, और उसने सर्जन वाला कोट पहना हुआ था, जिस कोट को पहन के सर्जन सर्जरी करते हैं। वो वाइट कलर का कोट उसने पहना था, और उसके हाथ में सर्जन बैग था जिसमें सारा सामान रखा हुआ था। You have decided to operate, she cried। तो सदाओ को ऐसे देख के, उसके हाथ में उसका बैग है और उसने पूरा अपना प्रॉपर ड्रेसअप होके आया है, कोट पहन के आया है, तो ये देखते ही हना चिल्ला के कहती है, तुम डिसाइड कर चुके हो कि तुम इसका ऑपरेशन करोगे? यस ही सेड शॉर्टली। तो सदाओ कहता है, हाँ मैं डिसाइड कर चुका हूँ, मुझे इसका ऑपरेशन करना है। ही टर्न हिज बैक to her and unfolded a sterilized towel upon the floor of the tokonoma alcove and put his instruments out upon it। तो वो कहता है, हाँ मैं डिसाइड कर चुका हूँ। ऐसा कह के वो हना की तरफ अपनी पीठ कर लेता है, और क्या करता है? एक स्टरलाइज्ड टाल, स्टरलाइज्ड कहते हैं, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, जब भी हम जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, तो उनके सारे इक्विपमेंट, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो स्टरलाइज्ड की जाती हैं, ताकि उसमें जितने भी जर्म्स हैं वो सारे के सारे जर्म्स उसमें से ख़त्म हो जाएं। तो इसी तरह से उनका जो टाल था वो भी कैसा था? स्टरलाइज किया हुआ था। उस टाल को वो अनफोल्ड कर देते हैं, यानी फैला लेते हैं। कहाँ फैला देते हैं? वहाँ पे एक टोकोनोमा एल्क्लोव था। टोकोनोमा एल्क्लोव बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक जापानीज़ वर्ड होता है इस तरह के शेल्फ के लिए, जहाँ पे हम सामान रखते हैं रूम में। तो इस तरह की शेल्फ वहाँ बनी हुई थी जहाँ पे हम सामान रखते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले वो एक टाल बिछाते हैं जो कि स्टरलाइज किया हुआ था, एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट। और फिर उस टाल के ऊपर वो अपना बैग खोल के सारा सामान उस पर रख देते हैं। फेच टाल्स ही सेड। और फिर वो हना से कहते हैं, तुम जल्दी से मुझे टाल्स ला के दो। शी वेंट ओबीडियंटली। हना कुछ नहीं कहती, वो अपने हस्बैंड सदाओ की बात को ओबे करती है, और बिल्कुल ओबीडियंटली बात मानते हुए वो वहाँ से चली जाती है। बट हाउ एंशियस नाउ। लेकिन अब वो थोड़ी सी चिंतित है। टू द लिलन शेल्व्स एंड टुक आउट द टाल्स। तब वो कहाँ जाती है? लिलन शेल्व्स। लिलन शेल्व्स बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे घर में जो कबर्ड्स होती हैं, अलमारीज होती हैं, जहाँ पे हम हर तरह के ब्लैंकेट्स रखते हैं, बिछाने की बेडशीट, ओढ़ने के ब्लैंकेट्स, पिलो, जहाँ पे ये सब रखे जाते हैं, उसे कहते हैं लिलन शेल्व्स। तो इस तरह का जो लिलन शेल्व उनके घर में बना हुआ था, वहाँ पे वो जाती है अपने टाल्स लेने के लिए। There would also be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering। अब उसने टाल तो ले लिए, अब वो सोच रही है कि मुझे थोड़े से मैटिंग, यानी जो पुराने पीसेस हैं मैटिंग के, मुझे कुछ पुरानी मैट्स भी ले लेनी चाहिए, वो भी काम आएंगी। क्योंकि अगर हम वो पुरानी मैट्स लगा देंगे तो ऐसे में ऑपरेशन होगा तो ब्लड तो बहेगा। तो उसको लगा ब्लड की वजह से जो रूम का फ्लोर है, जो रूम का फर्श है, वो रुइन ना हो जाए, ख़राब ना हो
हो जाए तो मैं पुराने मैट्स ले लेती हूँ, पुराने मैट्स मैं वहाँ लगा दूंगी ताकि जो फर्श है वो खराब नहीं होगा। शी वेंट आउट टू द बैक वरांडा वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्राइप्स ऑफ मैटिंग विथ विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स ऑन कोल्ड नाइट्स एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ देम। तो ये सोच के कि मुझे कुछ पुराने मैट्स भी ले लेने चाहिए, वो कहाँ जाती है, बैक वरांडा तक जाती है, जहाँ पर जो गार्डनर था वो क्या रखता था, पुराने मैट्स के कुछ स्ट्राइप्स, कुछ टुकड़े वो रखा करता था गार्डनर। और गार्डनर इन टुकड़ों को, इन पीसेस को क्यों रखता था, वो इनका यूज़ करता था प्रोटेक्ट करने के लिए। किन्हें, जो डेलिकेट श्रब्स थी, डेलिकेट कहते हैं कोमल, और श्रब्स होती हैं जो छोटे प्लांट्स होते हैं। तो रात के समय जो छोटे प्लांट्स होते हैं, जब रातों को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो ऐसे में छोटे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इन्हें ढक देता था, कवर कर देता था, किसके साथ, छोटे छोटे मैट्स के टुकड़ों के साथ। तो इसीलिए वो बैक वरांडा में जाती थी, उसे पता था कि यहाँ पे इस तरह के मैट्स उसे मिल जाएंगे, तो वो वहाँ जाती है और अपने आर्मफुल ऑफ देम यानी थोड़े टुकड़े वहाँ से उठा लेती है अपने हाथों में। तो इसलिए उठाती है कि उसे लगता है कि जब ऑपरेशन होगा, जब खून बहेगा तो रूम का फर्श ना खराब हो जाए, इसलिए ये पुराने मैट्स मैं यहाँ बिछा दूंगी। तो वो मैट जिन्हें कि गार्डनर यूज़ किया करता था ताकि वो ठंडी रातों में प्लांट्स खराब नहीं हो जाए, उन प्लांट्स को ढक देता था, उन मैट्स को वो लेकर आती है। But when she went back into the room, she saw this was useless। तो अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो मैट्स उठाती है और जब वो वापस रूम में जाती है ना, तो वो क्या देखती है कि ये सारे मैट्स जो वो लेकर आई है, ये मैट्स बिल्कुल यूजलेस हैं, बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है। ऐसा क्यों था? The blood had already soaked through the packing in the man's wound and had ruined the mat under him। तो जब वो वापस आती है तो वो क्या देखती है कि उस उस अमेरिकन का जो घाव था, उस घाव में पहले, उस घाव को हमने पढ़ा था कि डॉक्टर सदाव ने पैक कर दिया था, लेकिन उसकी जो पैकिंग थी वो लीक हो जाती है और पहले से ही उसमें से ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है और बह के वो फैल जाता है ब्लड। और उस ब्लड की वजह से वो मैट जो उस व्यक्ति के नीचे था, जहाँ पे उसको लिटाया गया था, वो मैट ऑलरेडी रुइन हो चुका था, वो ऑलरेडी खराब हो चुका था। तो वो पुरानी मैट्स लेकर आती है ताकि जो रूम है वो खराब नहीं हो। लेकिन जब वो आती है तो वो क्या देखती है कि ऑलरेडी ब्लड बहना स्टार्ट हो गया था, उसका जो वुंड पैक किया था वहाँ से ब्लड बहना स्टार्ट हो गया था और जहाँ वो लेटा था वो पूरी मैट ऑलरेडी खराब हो चुकी है। ओ द मैट, शी क्राइड। तो ये देखते ही वो चिल्ला के कहती है, अरे हमारी मैट। यस इट इज़ रूइंड, सदाव रिप्लाइड। तो सदाव कहता है, हाँ ये मैट खराब हो चुकी है, इस पे ब्लड बह के आ चुका है। एज तो ही डिड नॉट केयर। और सदाव ये बात ऐसे बोलता है जैसे कि उसे बिल्कुल केयर नहीं है कि मैट खराब हो गई है। हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर। तो वो अब हना को एक ऑर्डर देता है, हना से वो एक हेल्प लेता है और कहता है कि इसे टर्न करने में मेरी हेल्प करो। तो अभी वो अमेरिकन सीधा लेटा हुआ है, अपनी पीठ के बल पे लेटा हुआ है और जो घाव है वो उसकी पीठ पे, उसकी कमर पे है। तो उसे अगर ऑपरेट करना है तो उसे उल्टा करना होगा। तो सदाव हना से कहता है कि इसे टर्न करने में, इसे पलटने में तुम मेरी हेल्प करो। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड। और हना बिना कुछ बोले फिर से उसकी बात को ओबे करती है, जैसा सदाव कहता है वैसा हना करती है। एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली। तो अब जब उसको टर्न कर दिया, तो आगे से तो हमने पढ़ा था कि हना ने पूरा क्लीन कर दिया था, पूरा वॉश कर दिया था, लेकिन हना ने इसे टर्न नहीं किया था। तो अब दोनों ने मिलकर उसको टर्न किया तो पीछे से अभी भी वो डर्टी है, अभी भी हर जगह सैंड लग रही है, ब्लड लग रहा है। तो अब जब टर्न उसको कर दिया तब जो सदाव है अब वो उसको पीछे से साफ करना स्टार्ट कर देता है। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड। तो अब हना कहती है कि यूमी ने इसे वॉश नहीं किया। डिड यू वॉश हिम देन, सदाव आस्क्ड। तो सदाव पूछता है कि अगर यूमी ने वॉश नहीं किया तो इसको किसने वॉश किया, क्या तुमने वॉश किया है? नॉट स्टॉपिंग फॉर ए मोमेंट, हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट। तो सदाव पूछता तो है कि क्या तुमने वॉश किया है, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो लगातार वॉश करने में लगा था, अपना काम करने में लगा
रहता है तो जो मूवमेंट्स वो कर रहा था, वो मूवमेंट जिन्हें कि वो स्विफ्ट यानी तेज़ी से कर रहा था, कंसाइज कहते हैं छोटे छोटे, तो वो जो इतनी तेज़ी से अपने छोटे छोटे मूवमेंट्स कर रहा था, बार बार टाल को पानी में डिप कर रहा है, फिर निकाल रहा है, फिर उसे वॉश कर रहा है, फिर से डिप कर रहा है, तो वो अपना काम करता रहता है और करते करते पूछता है कि क्या तुमने वॉश किया है? यस शी सेड, तो हना कहती हैं हाँ इसे मैंने वॉश किया है, यूमी ने मना कर दिया था तो मुझे ही वॉश करना पड़ा, मैंने ही इसे वॉश किया है। तो बच्चों अब डॉक्टर सदाओ बिल्कुल रेडी हैं ऑपरेशन करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति का जो कि एक्चुअल में उनका एनिमी है, जो दुश्मन देश से है, लेकिन क्योंकि वो एक डॉक्टर हैं, उनकी पहली ड्यूटी है कि किसी को मरते हुए नहीं देख सकते, उनकी जान बचाना उनकी पहली ड्यूटी है, तो वो अपनी डॉक्टर की ड्यूटी निभाना चाहते हैं और वो एक सर्जन है, बहुत फेमस सर्जन है, तो वो इस अमेरिकन की सर्जरी करना चाहते हैं, उसके शरीर में से गोली को निकालना चाहते हैं और उसका घाव वो ठीक करना चाहते हैं। तो बच्चों आगे स्टोरी में क्या होता है हम देखेंगे जब हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।